रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पढ़ लिया, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट वो भी रिवाइज कर लिया, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड सब कुछ रिवाइज कर लिया, क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए। बोर्ड एग्जाम सर पर है लेकिन अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। ऐसा ही हो रहा है ना क्लास 10th के स्टूडेंट्स के साथ। मैं समझ पा रही हूँ कि केमिस्ट्री में तुम ऐसा क्यों फील कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारी रिएक्शंस हैं। अब यही समझ में नहीं आता है कि कौन सी रिएक्शन याद रखें और कौन सी रिएक्शन को छोड़ दें। हो रहा है ना ऐसा? तो बिल्कुल टेंशन मत लो, क्योंकि आज मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ इक्वेशन एक्सप्रेस, जिसमें हम चारों चैप्टर्स की इंपॉर्टेंट इक्वेशंस को कवर करने वाले हैं। और मैं तुम्हें यहाँ पर बताती भी जाऊंगी कि कैसे हम इन इक्वेशंस को याद रख सकते हैं। तो तैयार हो? चलिए शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से, दैट इज योर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो देखो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं वो होते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से। अब सबसे पहले एनालॉजी समझो। अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन है तो यहाँ पर प्रोडक्ट पे फोकस करो। कितने प्रोडक्ट्स तुम्हें दिखाई दे रहे हैं? एक ही प्रोडक्ट। तो बस यही ध्यान रखना है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में एक ही प्रोडक्ट होगा। हीट को एज अ प्रोडक्ट हम ऐसे काउंट ना करें कि अच्छा हीट है तो मतलब ये कॉम्बिनेशन है या नहीं। हीट रिप्रेजेंट कर रही है कि हीट रिलीज हो रही है, और यही तो एक कैरेक्टरिस्टिक है। जनरली कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं एक्सोथर्मिक। अब ये जो मैंने रिएक्शंस ली हैं ये बहुत कॉमन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, अगर क्विक लाइम CO2 के साथ रिएक्शन करे बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन वाइट वॉशिंग वाला क्वेश्चन तो सबने सॉल्व किया ही है, तो बस यही तो वाइट वॉशिंग है। कैल्शियम ऑक्साइड बोले तो क्विक लाइम में वाटर मिलाना है, फॉर्मेशन हो गया स्लेग लाइम का। इसी को तो आप वाइट वॉशिंग के लिए यूज कर रहे हो। तो बस इस पेज पे जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस लिखी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन की। स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट थर्मल डीकॉम्पोजिशन। मतलब हीट देने पर सब्सटेंस अगर टूट रहा है तो वो डीकॉम्पोजिशन हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, रिएक्टेंट साइड पर एक ही रिएक्टेंट होना चाहिए, प्रोडक्ट हो सकते हैं। तो अभी हमने इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखा, जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा? थर्मल डीकॉम्पोजिशन। अब ये वाली जो रिएक्शन है ना, ये तो बिल्कुल 5 बार 10 बार आप जितनी बार लिखना चाहो लिख लो, क्योंकि अभी मैं बताऊंगी इस रिएक्शन से रिलेटेड कंफ्यूजन कैसे क्रिएट होता है। ठीक है, अभी देखो यहाँ हमने लेड नाइट्रेट लिया, हीट करना स्टार्ट किया, येलो कलर का सब्सटेंस आपको फाइनली मिलेगा, दैट इज लेड ऑक्साइड। अब साथ ही एक ब्राउन कलर की गैस भी इवॉल्व होगी जो कि है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और हमारी ऑक्सीजन। तो ये तो हो गया थर्मल डीकॉम्पोजिशन। अब पता है प्रॉब्लम कहाँ आती है? लेड नाइट्रेट और एक येलो कलर का रेसिड्यू, हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं किसमें? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और इसके डीकॉम्पोजिशन में। तो इसीलिए ये जो दो रिएक्शंस, एक तो मैंने अभी बता दी, एक मैं आगे बताने वाली हूँ, दोनों को अलग से नोटबुक में मेंशन जरूर करो, हाईलाइट कर लो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्लियर हुआ? तो ये जो कलर है ना येलो, वो लेड ऑक्साइड का है, ध्यान रखना। इसी के साथ साथ एक और थर्मल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन है ग्रीन क्रिस्टल से रिलेटेड। अब देखो क्योंकि एग्जाम में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देगा, वो इनडायरेक्टली देगा। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि अगर ग्रीन क्रिस्टल्स की बात हो रही है तो मतलब फेरस सल्फेट .7H2O वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से ही ये ग्रीन है। अगर तुम इसे हीट कर दोगे तो ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकले बचा क्या? एनहाइड्रस फेरस सल्फेट, जो कि व्हाइट कलर का होगा। लेकिन तुम रुके नहीं हो, तुम हीट करते जा रहे हो, तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा? फेरिक ऑक्साइड, दैट इज Fe2O3। अब ये फॉर्मूला ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो हमेशा ध्यान रखो यहाँ Fe2O3 बनेगा जिसका कलर है रेडिश ब्राउन, और साथ में पंजेंट स्मेलिंग गैसेज या यूं कहें ऐसी गैसेज रिलीज होंगी जिनकी स्मेल कुछ ऐसी है जैसे आप मैच स्टिक को जब बर्न करते हैं। सो दैट्स योर सल्फर डाइऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड। क्लियर हुआ यहाँ पर? चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल डीकॉम्पोजिशन की। तो देखो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस सबसे कॉमन है और मुझे पता है ये तो तुम्हें अच्छे से लर्न हो चुकी है रिएक्शन। वाटर लिया, थोड़ी सी ड्रॉपलेट एसिड्स की उसमें डाली, इलेक्ट्रिक करंट पास ऑन किया और आपको मिली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस। ठीक है, अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हाइड्रोजन कहाँ मिलेगी, कैथोड पे या फिर एनोड पे? तो यू हैव टू रिमेंबर दिस, हाइड्रोजन गैस हमें मिल रही है कैथोड पे। सिमिलरली अगर आप किसी मोल्टन सोडियम क्लोराइड को ले लीजिए तो आपको मेटल चाहिए, तो आप क्या करोगे? इलेक्ट्रिक करंट पास ऑन करोगे। जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास ऑन करेंगे तो सोडियम कहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा? कैथोड पे। कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव फोटोलिटिक डीकॉम्पोजिशन। मैंने यहाँ पर एक ही रिएक्शन ली है क्योंकि अगर मैं यहाँ AgBr ले लेती तो भी तो सिमिलर ही रिएक्शन थी ना। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी याद करो, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में ये ब्रेक डाउन होगी। अगर AgBr होता तो Cl2 की जगह बस ब्रोमीन हो जाता। अच्छा, अगर H2O2 होता तो
तो आपको ऑक्सीजन गैस मिल जाती है और H2O, सिंपल। तो ये वाले जो सब्सटेंसेज हैं इन्हें डार्क कलर्ड बॉटल्स में स्टोर करके रखा जाता है, ये भी हम ध्यान रखेंगे। बात क्लियर हुई? चलिए आगे चलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की तरफ। अब इसके लिए हीरो है रिएक्टिविटी सीरीज। अगर वो तुम्हें याद नहीं है तो तुम मान के चलो कि तुम्हारे एग्जाम से में मार्क्स कटने वाले हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज याद कर ली। अब अपन कलर्स की बात करते हैं। कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है उसका कलर कैसा है? ब्लू। जिंक क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है, डिस्प्लेस करेगा, जिंक सल्फेट कलरलेस। मैं ऐसा मानती हूं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ज्यादा दिक्कत नहीं आती, दिक्कत आ जाती है कभी कभी इस रिएक्शन में। AgNO3 का कलर क्या था? तो याद रखो बहुत लिमिटेड ही कलर्स हमें ध्यान रखने हैं। AgNO3 कलरलेस है, लेकिन कॉपर का अगर कोई कंपाउंड बन रहा है, जैसे कॉपर सल्फेट है, ब्लू। एक्वा सोल्यूशन बना रहे हैं, कॉपर नाइट्रेट है, इट इज ऑल्सो ब्लू, इट इज एक्चुअली डार्क ब्लू इन द कलर। तो आप कलर्स ध्यान रखोगे, आसानी से आप ये रिएक्शंस लिख पाओगे। कॉपर क्लोराइड, अब यहाँ पे ये इनिशियली ग्रीन ब्लू होता है, लेकिन जब लेड इसके साथ रिएक्शन कर लेगा तो यहाँ पर फॉर्मेशन होगा लेड क्लोराइड का। हालांकि लेड क्लोराइड रूम टेम्परेचर पे इतना ज़्यादा कोई सॉल्यूबल कंपाउंड होता नहीं है, बट ठीक है, फिलहाल हमें कलर पे फोकस करना है और डिस्प्लेसमेंट पे टारगेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव डबल डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे मैं सबसे पहले मेरी फेवरेट रिएक्शन पिक करूंगी। मैं इसी के बारे में अभी बात कर रही थी, लेड नाइट्रेट, है ना। और अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लेड नाइट्रेट की रिएक्शन के बाद तो लेड आयोडाइड बन रहा है या लेड ऑक्साइड, हो जाता है कंफ्यूजन। तो आप ध्यान रखो ना, जब आप लेड नाइट्रेट को हीट कर रहे हो तो आपके पास आयोडीन जैसा कुछ है ही नहीं। इसका मतलब लेड नाइट्रेट जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तब वो लेड आयोडाइड बना रहा है जिसका कलर है येलो, और प्रेसिपिटेट मतलब एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस के फॉर्म में वो बन रहा है। करेक्ट हुआ? तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी हो गई। इसी के साथ साथ जो हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है वो भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती हैं। अब यहाँ पर बाकी के आप सभी एग्जाम्पल्स देख सकते हो, आपको ध्यान क्या रखना है? कलर। बेरियम सल्फेट या तो आप सॉलिड स्टेट लिख दीजिए या फिर इस तरीके से डाउनवर्ड एरो बना दीजिए। व्हाइट कलर AgCl, अगेन व्हाइट कलर। AgCl भाई वही तो है जो अभी मैंने आपको फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन में बताया था, तो बस वही तो बन रहा है। और यहाँ पे आपको करना क्या है? दो कंपाउंड यहाँ है, दो कंपाउंड यहाँ है, मतलब हमेशा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही होगी, ठीक है। इस तरीके से हम कह सकते हैं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या नोटिस किया? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे एक कंपाउंड होगा और एक एलिमेंट होगा। इस तरीके से अगर हम आइडेंटिफाई करना सीख जाएं तो हमारे लिए रिएक्शंस लिखना बिल्कुल टफ नहीं होगा। अब आती है सबसे ज्यादा डराने वाली रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे मैंने जो रिएक्शन ली है वो सबसे कॉम्प्लिकेटेड वाली ली है, इसी से हम सबसे ज्यादा डर जाते हैं। देखो, MnO2 से MnCl2 बनता तुम्हें दिख रहा है, ऑक्सीजन का रिमूवल दिख रहा है। ऑक्सीजन का रिमूवल मतलब रिडक्शन, और जिसका खुद का रिडक्शन हो रहा है, या हम इसको यूं भी कह सकते हैं MnO2 रिड्यूस हो रहा है, तो ये कौन से एजेंट की तरह बिहेव करेगा? इट विल बिहेव लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब कंफ्यूजन आता है HCl के केस में। HCl से कई बार लोग सोचते हैं कि H2O बनाना है, नहीं। रिमेंबर दिस, HCl से Cl2 बन रहा है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मतलब ये क्या है? ऑक्सीडेशन। तो HCl हमारा किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। अगर रिडॉक्स में ये रिएक्शन तुम्हें क्लियर हो गई ना, तो बाकी कोई भी रिएक्शन आ जाए, आई एम 100% श्योर कि तुम आसानी से बता सकते हो कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है या फिर रिडक्शन किसका हो रहा है। चलिए बात करते हैं एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स की। तो यहाँ पर भी मैंने बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को ही पिक किया है, जैसे कि मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ। और मैंने ये HNO3 ही क्यों लिया पता है? क्योंकि तुम्हें याद होगा एग शेल को अगर एसिड में डाल दिया जाए तो क्या होगा? ये वही तो है, एग शेल का मेजर कंपोनेंट है कैल्शियम कार्बोनेट। एक तो बात हो गई ये वाली। यहाँ मैंने लिया है बेकिंग सोडा, इसकी रिएक्शन करा दी HCl के साथ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया? मैंने मेटल बाइकार्बोनेट ले लिया। बस आपको तो ये ध्यान रखना है, कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट, प्रोडक्ट आपके कॉमन बन रहे होंगे, सॉल्ट, वाटर, CO2। अब सॉल्ट कौन सा बनेगा ये डिपेंड करेगा कि आपने मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट लिया कौन सा है। अब जो CO2 गैस है उसको टेस्ट कैसे कर सकते हैं? लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास ऑन करा दो, इट टर्न्ड आउट टू बी मिल्की। अब मिल्कीनेस के पीछे रीजन क्या है? ये कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन अगर तुम नहीं रुके, तुम पास ऑन करवाते रहे, तो यहाँ पे इसी के साथ CO2 रिएक्ट कर लेगा और फॉर्मेशन कर लेगा एक मेटल बाइकार्बोनेट का। तो ये रिएक्शंस ना जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार दिमाग में सेटल होती चली जाएंगी। ये सॉल्यूबल है, इसीलिए मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगी। याद हो गई यहाँ तक? चलो आगे चलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन, इसे आप डबल डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। ये तो बहुत आसान है। अब प्रॉब्लम कभी कभी आती है कि इसको मैं क्या मानूं? एसिड तो ठीक है, लेकिन ये बेस थोड़ी है। एक्चुअल में ये मेटल ऑक्साइड है, इसका नेचर कैसा है? बेसिक। तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी बिल्कुल जैसे न्यूट्रलाइजेशन है, तो इसको हम न्यूट्रलाइजेशन ही कंसिडर करेंगे। अब इसके साथ साथ चलो मैंने यहाँ पर CO2 ले लिया, बेस तो है लेकिन एसिड कहाँ है?
CO2 नॉन मेटालिक ऑक्साइड, नेचर इज एसिडिक, तो यहाँ भी ये न्यूट्रलाइजेशन ही शो करेगा। ऐसे हम चीज़ों को ध्यान रख सकते हैं। अब बिल्कुल एक तरीके से एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट का हार्ट आ जाता है, दैट इज क्लोर एल्कली प्रोसेस। कुछ नहीं करना, ब्राइन सोल्यूशन लेना है, इलेक्ट्रिक करंट पास ऑन करवाना है, तुम्हें तुम्हारे डिजायर्ड प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। क्लोर एल्कली, क्लोरीन, एल्कली, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो प्रोडक्ट तो हमें क्लियर है। तो यहाँ पे क्या करना है, आप अगर NaCl एक्वस फॉर्म में लिख रहे हो तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आप H2O भी मेंशन करो, जरूरत नहीं है, ठीक है, इट्स ऑल योर चॉइस। इलेक्ट्रिसिटी आपने वहाँ पे लिखा, तो जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास ऑन हुआ तो हमें पता है कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी, क्लोरीन गैस निकलेगी, और कैथोड वाले साइड से ही सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें मिलेगा। बस आसान ही तो है, कहाँ है टफ। चलिए अब बात करते हैं बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा की। अब तुम सोच रहे होगे बहुत सारी रिएक्शंस हो गई, लेकिन आप नोटिस करो ना हम रिएक्टेंट में कितने चेंजेस कर रहे हैं। और ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है कि आप बेकिंग सोडा बना रहे हो तो बेकिंग सोडा ही तो बनेगा ना। और हमने ये दोनों साथ में क्यों लिखे हैं, क्योंकि दोनों का प्रोसेस एक ही है। कमर्शियल लेवल पे अगर मुझे वॉशिंग सोडा बनाना है तो बाय डिफॉल्ट मेरे पास बेकिंग सोडा आएगा। कैसे आएगा, मैं कॉमन सॉल्ट ही तो यूज कर रही हूँ। अगेन यू डू नॉट नीड टू राइट वाटर ओवर हियर। CO2 पास ऑन कराया, अमोनिया गैस पास ऑन कराई, अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा बन गया। चलो बचा हुआ बेकिंग सोडा उठाते हैं, या ऐसा कहते हैं कि थोड़ा सा बेकिंग सोडा रख लिया, बाकी अब हम वॉशिंग सोडा के लिए यूज करते हैं। अब तुम इसे हीट करोगे, फॉर्मेशन किसका हुआ, Na2CO3 का, बन गया वॉशिंग सोडा? नहीं बना। एक छोटी सी स्टेप और है, ये भी सॉलिड स्टेट में बना है। आप इसका एक सोल्यूशन बनाएंगे और उसका करेंगे क्रिस्टलाइजेशन, देन यू विल गेट दिस Na2CO3.10H2O। ये है वॉशिंग सोडा। ये छोटी छोटी सी मिस्टेक्स जो हम कर देते हैं वो हमें नहीं करनी। अब मैंने जो नोटिस किया वो है जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस के फॉर्मूले का कंफ्यूजन। तो देखो तुम कॉमन सेंस लगाओ, तुम किसी को हीट करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बना रहे हो ना, दैट मीन्स वाटर मॉलिक्यूल जिसमें कम होंगे वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही तो होगा। तो यहाँ पर हाफ H2O लिखना है। जिप्सम क्या होगा, CaSO4.2H2O। टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है जो हमने एरो पर लिखा है, 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हीट करने पर कोई वाटर नहीं दिखेगा यहाँ, सिर्फ CaSO4, दैट इज योर डेड बर्न्ड प्लास्टर। आसान है। अब मेटल नॉन मेटल की तरफ चलते हैं। मुझे पता है ये रिएक्शन तो सबको रटी हुई है। मेटल ऑक्सीजन, मेटल ऑक्साइड, जिसका यूजुअली नेचर होता है बेसिक, और तुम इस मेटल ऑक्साइड को पानी में डाल दो, लेकिन सारे मेटल ऑक्साइड सॉल्यूबल नहीं होते। जो सॉल्यूबल होते हैं उनको तुमने पानी में डाला, वो तुम्हें देंगे मेटल हाइड्रोक्साइड, या जिसे हम एल्कली कह सकते हैं। करेक्ट है। अच्छा अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो आते हैं मेजरली ऐसे ऑक्साइड से जिनका ड्यूअल नेचर होता है, जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड ना एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक मतलब एसिडिक एज वेल एज बेसिक। तो भाई ये एसिड के सामने बेस जैसा बन जाएगा और ये बेस के सामने एसिड जैसा बन जाएगा, लेकिन इवेंचुअली एसिड बेस मिलके बनाते क्या है, सॉल्ट वाटर। तो भाई यहाँ पे भी तो सॉल्ट वाटर ही बना है, क्या नई चीज बनी है ना। चलो सिमिलरली आप जिंक के लिए देख सकते हो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, ये ऐसे ऑक्साइड्स हैं जिनका नेचर एम्फोटेरिक है। तो सेम लॉजिक यहाँ भी वर्क कर रहा है। इस सीक्वेंस से अगर तुम याद करोगे तो कभी रिएक्शंस भूलोगे नहीं। अब वाटर को ले लेते हैं। सोडियम पोटेशियम कैरोसिन में रखते हैं ना, वाटर में क्यों नहीं, विगरस रिएक्शन करेगा ठंडे पानी के साथ और बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज करेगा, एक्सोथर्मिक है। अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ याद रखो, मेटल जब वाटर या एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, हाइड्रोजन को ही तो डिस्प्लेस कर रहा है। तो दोनों ही केसेस में गैस कौन सी रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, कैल्शियम कोल्ड वाटर के साथ करेगा बट उतना विगरस रिएक्शन नहीं होगा, और कैल्शियम वाटर पे फ्लोट भी करता है, याद आया। मैग्नीशियम बॉइलिंग वाटर के साथ करेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना। अब यहाँ पे जो कंफ्यूजन आता है वो आता है स्टीम और मेटल को लेके। एल्यूमिनियम और आयरन स्टीम के साथ रिएक्शन करेंगे, लेकिन यहाँ पे अब मेटल ऑक्साइड बनता है। फॉर्मूला देख लो, दिस टाइम इट इज Fe3O4 नॉट Fe2O3। ठीक है, और साथ में इवॉल्व क्या हो रही है, हाइड्रोजन गैस। तो अगर सिर्फ वाटर है, स्टीम नहीं है, तो मेटल हाइड्रोक्साइड, लेकिन अगर स्टीम है तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। बस ये ध्यान रख लो, हो गया सेट। अच्छा एसिड्स की अभी हम बात कर रहे थे, मैंने बताया मेटल एसिड हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। और एक सेकेंड, ऐसा नहीं लग रहा ये तो भाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो कुछ नया है ही नहीं, दिस इज ऑल सिंगल डिस्प्लेसमेंट, है ना। बस पूछने का तरीका बदल गया, एक चैप्टर आपको दूसरा दे दिया, रिएक्शन का नाम बदल दिया, बस खत्म। टेक्निकली इट इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा कुछ मेटल्स जिनका एम्फोटेरिक बिहेवियर है वो स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है सिमिलर सा प्रोडक्ट, लेकिन सिर्फ चेंजेस कहाँ पर आए, इंस्टेड ऑफ वाटर जब मैंने जिंक ऑक्साइड लिया था तो वाटर बना था, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ जिंक ले रही हूँ तो यहाँ पे वाटर नहीं हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही होगी।
याद रहेगा। चलिए अब बात करते हैं एसिड के साथ रिएक्शन कुछ ऐसे मेटल्स की जो यूजुअली तो नहीं करते, लेकिन दो स्ट्रॉन्ग एसिड हैं अपने पास, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो कॉपर जैसे मेटल इनके साथ रिएक्शन कर लेते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि हाइड्रोजन तुम्हें नहीं देंगे। सल्फ्यूरिक एसिड है तो सल्फर डाइऑक्साइड, अगर तुमने नाइट्रिक एसिड ले ली तो यहाँ पे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनेंगे, ये हमें ध्यान रखना है, और दे शुड बी इन द कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म। आगे चलते हैं, दो मेटल्स जिनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। कोई भी तुम्हें नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन नहीं देगा, तो देगा मैग्नीशियम और मैंगनीज। ये क्यों देंगे हाइड्रोजन गैस? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। इस तरीके से सीक्वेंशियल अगर तुम रिएक्शन ध्यान रखोगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब चलते हैं मेटलर्जी की तरफ। मेटलर्जी में अगर हम मर्क्यूरिक सल्फाइड जो कि कम रिएक्टिव है, तो तुम्हें ऐसे दिमाग लगाना है, अच्छा जो मेटल कम रिएक्टिव है हीट करने पे तुम उसे अलग कर सकते हो, तो तुम वही तो कर रहे हो। तुमने सबसे पहले उसका ऑक्साइड बना दिया, अब तुम कंटिन्यू हीट करने पर उसे ऑक्सीजन से दूर कर रहे हो, क्योंकि उसमें ऐसा सच बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था भी नहीं। लेकिन अगर यहीं पर मैं कॉपर की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट ये आता है, कॉपर ऑक्साइड बना, अब आपको अलग से हीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कॉपर ऑक्साइड इस कॉपर ग्लैंड्स के साथ रिएक्शन करके तुम्हें कॉपर दे देगा, दैट इज ऑटो रिडक्शन। ठीक है, तो सल्फाइड से तुम ऑक्साइड में बना रहे हो, फिर फर्दर तुम्हें तुम्हारा मेटल मिल रहा है। लेकिन कुछ मेटल्स जिनका अफेक्शन ज़्यादा है किसी भी अगर अदर मेटल की तरफ, अदर नॉन मेटल की तरफ, जैसे कि मैं जिंक की बात कर रही हूँ, मेरे को यहाँ पे जिंक ऑक्साइड मिला, पर कैसे मिला? कार्बोनेट था ना, तो मुझे हीट करना पड़ा इन द एब्सेंस ऑफ एयर। रोस्टिंग में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हम करेंगे या इन द एब्सेंस, ठीक है, हीट किया लेकिन कैल्सिनेशन है तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिंक ऑक्साइड बन गया ना, लेकिन अब सिंपली हीट से मेरा काम नहीं चलेगा, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। सल्फाइड होता तो हम हीट करते, फर्दर हमें जिंक ऑक्साइड मिल जाता, लेकिन मुद्दा यह है अब क्या करें। तो एक एडिशनल स्टेप यहाँ पे आ जाती है, आपको सोचो ना, आपको मेटल चाहिए, मेटल ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, तो तुम उसका रिडक्शन चाहते हो ना, तो तुम्हें एक रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। तो यहाँ पर अच्छा सा रिड्यूसिंग एजेंट आ गया, या तो कार्बन ले लो या कार्बन मोनोऑक्साइड ले लो। अब प्रोडक्ट कैसे याद रखें? कार्बन लिया तो CO बनेगा, लेकिन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड ले लिया तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, आसान है। आगे चलते हैं, अरे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, थर्माइट रिएक्शन, पक्का क्वेश्चन आता है इससे। रेलवे ट्रैक्स वाली बात याद है ना? तो बस एल्यूमिनियम ले लो और Fe2O3 ले लो, इसी से तुम मेटल को एक्सट्रैक्ट भी कर पा रहे हो। पता है एल्यूमिनियम आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, डिस्प्लेसमेंट ही तो हुआ है, क्या नया हुआ है, तुम्हें तुम्हारा मेटल मिल गया, और इसी रिएक्शन को थर्माइट भी कहा जाता है ना। चलिए अब कार्बन की तरफ चलते हैं। कार्बन से ना, पता है मैंने नोटिस किया है कि तुम डरते हो, पर मत डरो, बहुत छोटी छोटी सी रिएक्शंस हैं। अब जैसे देखो ये एडिशन रिएक्शन, मैंने यहाँ पे ऑक्सीडेशन और कंबशन रिएक्शंस, स्पेशली मैंने कंबशन रिएक्शंस क्यों नहीं लिए, तुम दिमाग लगाओ। कंबशन रिएक्शन में मेजरली प्रोडक्ट बनेगा क्या? आपको वाटर वेपर मिलेगा और आपको CO2 मिलेगी, बस। तो बस डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा हाइड्रोकार्बन लिया है, इसीलिए मैंने उसे अभी यहाँ पर ऐड ऑन नहीं किया, मैं सीधे आ गई हूँ एडिशन रिएक्शन पे। एडिशन में होता क्या है, आप ये ध्यान रखो, अच्छा डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन कब? जब या तो तुम उसकी रिएक्शन करा रहे हो हाइड्रोजन के साथ, या Br2 ले लो, मतलब हेलोजेंस ले सकते हो। ठीक, तो ये तो हुआ आपका इथीन से इथेन का कन्वर्जन। अब इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस ये है कि ऑयल से, ये एक्चुअली दिस इज नॉट ऑयल, ये एक बेसिक आपको सीक्वेंस बताया गया है, ऑयल से घी बनाने के लिए भी हम यही तो रिएक्शन यूज कर रहे हैं, और इसे क्योंकि आप हाइड्रोजन यूज कर रहे हो, इस एडिशन रिएक्शन को हम नाम दे देंगे हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ठीक है, सॉर्टेड है। आगे चलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे आपके पास कोई हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन है ना, अब एक एक करके हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन में से एक हटा दिया तो एक जगह पे कौन आ गया? Cl। अब आपने एक हाइड्रोजन हटाया ना और एक Cl यहाँ का रह गया, तो रिमेनिंग क्या है? HCl, ऐसे याद रखो ना। अब चलो आते हैं इथेनॉल और इथेनोइक एसिड पे। इथेनॉल का फॉर्मूला अच्छे से दिमाग में होना चाहिए, अकेला ऑक्सीजन मतलब नेसेंट ऑक्सीजन के साथ अगर ये रिएक्शन कर रहा है तो यहाँ पे 2 कंडीशंस होंगी, अगर ये एल्केलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में रिएक्ट करे और आप इसको हीट कर रहे हो, तो अल्कोहल से हमें मिलेगी इथेनोइक एसिड, ये ध्यान रखना, ये NCERT की बहुत क्रूशियल रिएक्शन है। लेकिन अगर इस एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है CrO3 में, तो आपका बनता है एक एल्डिहाइड, बस ये ध्यान रख लो, बहुत अच्छे से काम बन जाएगा। अब
एक और छोटी सी रिएक्शन, अगर सोडियम मेटल अल्कोहल के साथ रिएक्शन कर ले तो तुम ये दिमाग लगाओ कि सोडियम रिएक्टिव है तो रिएक्शन तो करेगा, तो तुम्हें करना क्या है, मेटल यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है इस अल्कोहल के साथ, तो बस क्या करना है ना, ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल दो, बस इस हाइड्रोजन को हटा के सोडियम चिपका दो, दैट्स इट, बन गया। आगे चलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन पे। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर आप खींच रहे हो, तो यहाँ पे अल्कोहल ही है, वाटर कौन खींच सकता है, एसिड बहुत स्ट्रांग होती है ना, ये वाटर खींचना चाहती है क्योंकि वाटर में ये ब्रेक होती है, ठीक है, आयनाइज हो रही है एक तरीके से, तो हम बोल सकते हैं कि हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, तो यहाँ पे ये वाटर को लेना चाह रही है बेसिकली, इसीलिए डिहाइड्रेशन। तो आप वाटर निकालोगे कैसे, देखो यहाँ से सीधा सीधा तुम्हें वाटर निकाल देना, और बचा क्या तुम्हारे पास, अब ऑक्सीजन तो रहा नहीं, तो ऑब्वियसली अब तुम्हारे पास CH2 बोले तो ईथीन बचा, हो गया। अब चलते हैं दो बहुत ज़्यादा फिर से इंपॉर्टेंट कहूँगी, और मैंने कार्बन में बहुत लिमिटेड रिएक्शन ली है तो ये तो तुम्हें रट के जानी ही है। एस्टेरिफिकेशन, दोनों इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को मिला दो एसिडिक मीडियम में, हल्का सा गर्म करो, मिल गया एक फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड, दैट इज़ योर एस्टर, खत्म, बन गया। अब एस्टर बना कैसे, अब ये कैसे याद रखूँ, इतनी टफ रिएक्शन। देखो भाई तुम्हें कुछ नहीं करना, ये हाइड्रोजन इथेनॉइक एसिड का और अल्कोहल का ये OH दोनों को हटा दो, बन गया वाटर। रिमेनिंग पार्ट क्या बचा, CH3COO, उसमें C2H5 ही तो जोड़ा है मैंने, और क्या किया है, बस ऐसे बनाना है। अच्छा, ये हो गई एस्टेरिफिकेशन क्योंकि एस्टर बन रहा है। अब इसी एस्टर में अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन कर ले तो क्या होगा, इस इथाइल इथेनॉइड का रिएक्शन बेसिक मीडियम जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में हो जाए, स्लाइटली जब तुम इसे हीट करोगे तो यहाँ पे अब प्रोडक्ट आपको हटाने, देखो C2H5 ये ले लो और ये OH ले लो, हटा दो, बचा क्या, CH3CONA, तो बन गया ना सोडियम इथेनॉइड। बस ऐसे ही तो प्रोडक्ट्स बनाने हैं, कहाँ टफ था। तो ये है सेपोनिफिकेशन रिएक्शन, क्योंकि इसी तरीके से सोप्स का फॉर्मेशन किया जाता है। तो अब मैं उम्मीद कर रही हूँ मैंने आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आज बता दी हैं, तो अब जो कॉन्फिडेंस की कमी महसूस हो रही थी थोड़ी देर पहले, अब नहीं हो रही होगी, है ना। और टेंशन मत लो, मुझे पता है कि बोर्ड एग्जाम सर पर हैं, और केमिस्ट्री के लिए तो आप निश्चिंत रहो, इवन हर सब्जेक्ट के लिए आप निश्चिंत रहो, क्योंकि जब तक तुम्हारे बोर्ड एग्जाम है तब तक हम तुम्हारे साथ हैं। अभी मैंने तुम्हें इक्वेशंस रिवाइज कराई, अब आगे आने वाले टाइम में हम बहुत सारे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।